अच्छा जी, तो स्टार्टिंग ऑफ विद द सेकंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन व्हिच इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एसएलएम मेथड जो हमने पढ़ा था व्हिच वाज द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, उसके अंदर हमने दो फॉर्मूलाज थे, और जो दूसरा फॉर्मूला जिसके अंदर रेट इन्वॉल्व था, तो हमने बोला था कि अगर हमें एसएलएम मेथड का रेट दिया हुआ हो तो एसएलएम मेथड के अंदर रेट किसके ऊपर अप्लाई होगा, कॉस्ट ऑफ नॉन करेंट एसिड के ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन आरबीएम मेथड के अंदर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर आपका जो रेट होता है वो किसके ऊपर अप्लाई होता है, इट इज अप्लाइड ऑन द नेट बुक वैल्यू ऑफ द नॉन करंट एसिड। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि भाई एसएलएम मेथड भी नॉन करंट एसिड्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है और आरबीएम मेथड भी नॉन करंट एसिड्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है। सो एज एन अकाउंटेंट वाइल बीइंग अ पॉलिसी मेकर, जो कि कंपनी की अगर पॉलिसी बना रहा है, तो उसको अगर ये डिसाइड करना है कि कौन से नॉन करंट एसिड पे कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाए, तो कुछ चीजें जिसका आपको ख्याल रखना है, और एग्जाम के अंदर भी थ्योरी का सवाल आता है, नीचे मैंने थ्योरी में भी डाला हुआ है कि विच मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज फॉर विच टाइप ऑफ नॉन करंट एसिड। सो आपका जो आरबीएम मेथड है ये उन नॉन करंट एसिड्स के ऊपर अप्लाई होता है जो कि इनिशियल ईयर्स में अपनी ज्यादा वैल्यू लूज कर दें एज कंपेयर टू द लेटर ईयर्स। एग्जाम्पल, आपके जितने भी टेक्नोलॉजिकल आइटम है, चाहे आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन हो गया, क्या कंपनीज लैपटॉप रखती है? जी बिल्कुल रखती है, कंप्यूटर लैपटॉप सब कंपनी के पास ऐसे नॉन करंट एसिड पड़ा हुआ होता है। एक लैपटॉप नया नहीं आता है, लेट्स से 2 लाख रुपए का मैंने लैपटॉप खरीदा, मैं जस्ट उसका बॉक्स ओपन करके मैंने विंडोज अपडेट की, इंस्टॉल की और मैंने उसको यूज किया, और अगर मैं अगले दिन ही मार्केट में चला जाता हूँ या उसी वक्त खोलने के बाद सिर्फ 1 घंटा यूज करके मार्केट में उसको सेल करने का लगा देता हूँ, तो वो 2 लाख रुपए की चीज अब 2 लाख रुपए की नहीं रही, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू गिर चुकी है, कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी कम हो चुकी है। सेम गोस फॉर मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का डब्बा खोला, पन्नी उतारी, उसकी वैल्यू अब वो नहीं रही जितने का मैंने खरीदा था। अब अगर मैं मार्केट में उसको बेचने जाऊंगा तो मुझे उससे थोड़े से कम पैसे में ही वो बिकेगा, उन पैसों में वो नहीं बिकेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे ही मैंने उसको थोड़ा सा भी यूज किया तो उसके ऊपर थोड़ी बहुत वेयर एंड टेयर आ गई, वो जो है क्या कहते हैं यूजेज फैक्टर आ गया, ये सारी चीजें आ गई। सिमिलरली कार्स आपकी हो गई, तो गाड़ियों में भी सेम केस है, मैं शोरूम से ड्राइव करके आ गया, मैं थोड़ी बहुत भी गाड़ी चला ली तो उसकी वैल्यू क्या होगी, लूज करेगी। एंड फॉर सच टाइप्स ऑफ एसिड जो कि अपनी इनिशियल एयर्स के अंदर वैल्यू ज्यादा लूज करें और उसके बाद मोर और लेस एक ही तरीके से अपनी वैल्यू लूज करें, तो उनके ऊपर आरबीएम मेथड चार्ज होता है। एक और फैक्टर जो कि एसिड्स के ऊपर कौन सा मेथड चार्ज किया जाए डिसाइड करते वक्त इस्तेमाल होता है, वो होता है कि उसकी एसिड की रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट किस तरीके से बढ़ रही है। अब कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट शुरू के सालों में तो बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको इस्तेमाल करते जाते हो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और उसकी जो रिपेयर का खर्चा है वो बढ़ता जाता है। तो अब जो बर्डन है ना एसिड का, नॉन करंट एसिड का, वो दो तरीकों से डिवाइडेड है जो कि इनकम स्टेटमेंट में जा रहा है। बर्डन से मेरा मुराद क्या है, दो तरीकों से नॉन करंट एसिड का एक्सपेंस जो है वो इनकम स्टेटमेंट में जाता है। पहला तो ये हो गया डेप्रिसिएशन, दूसरा क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो अगर एक एसिड ऐसा है, अब ये देखो टोटल बर्डन, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ टोटल बर्डन क्या है, तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दी हुई है कि एसिड का बर्डन क्या है, एक्सपेंस ऑफ नॉन करंट एसिड जिसको आप इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हो। वो दो तरीकों से जाता है, पहला इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, दूसरा इन द फॉर्म ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब हम्म। अगर एक एसेट ऐसा है जिसकी शुरू के सालों में कोई डेप्रिसिएशन, कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है, तो उस एसेट पे आप डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज करोगे, और जो जैसे जैसे फिर उसकी जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप उस पर डेप्रिसिएशन कम करते रहोगे। उससे होगा क्या, जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल गिवन है, एक एसेट ईयर 1 में उसकी कोई रिपेयर मेंटेनेंस की कॉस्ट नहीं थी, लेट्स से मोटर व्हीकल होगी, या चलो मोटर व्हीकल नहीं तो कोई आपका लैपटॉप रख लो, और आपने वो खरीदा 25,000 का। अब पहले साल जो आप इनकम स्टेटमेंट में लेके गए हो उसकी जो डेप्रिसिएशन है, सिर्फ उसको जो कि 25,000 थी उसको लेके गए हो, लेट्स से कॉस्ट होगी एसेट की कोई लाख रुपए या व्हाट्स एवर द कॉस्ट इज, जो डेप्रिसिएशन निकल के आई उस एसेट के 25,000 आई। तो जो इस नॉन करंट एसेट का टोटल बर्डन है जो कि इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, वो 25,000 प्लस जीरो 25,000 जा रहा है। अगले साल उसका रिपेयर का खर्चा बढ़ा, विच इज क्वाइट रियलिस्टिक, जैसे जैसे एसेट पुराना होगा उसका रिपेयर का खर्चा बढ़ेगा, तो वैसे वैसे मैंने डेप्रिसिएशन को क्या किया, कम कर दिया। तो अब अगले साल भी जो टोटल बर्डन इनकम स्टेटमेंट में जा रहा है, बर्डन से मुराद क्या है, एक्सपेंस जो कि एक्सपेंस। इनकम स्टेटमेंट में जा रहा है, वो देखो दूसरे साल भी 25,000 है। तीसरे साल डेप्रिसिएशन और कम हो गई, लेकिन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑब्वियसली बात है और बढ़ गया होगा क्योंकि एसेट और पुराना हो गया। तो अभी भी तीसरे साल का बर्डन भी बराबर 25,000 ही है, क्योंकि जब मैं आरबीएम मेथड चार्ज कर रहा हूं तो मेरी डेप्रिसिएशन शुरू के सालों में ज्यादा है, एंड के सालों में कम है, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा शुरू के सालों में कम है और एंड के सालों में जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो आपके वो एसेट्स, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि वो एसेट्स जो कि आपके शुरू के सालों में ज्यादा वैल्यू लूज कर रहे हैं उन पे आप आरबीएम मेथड यूज करोगे, और वो एसेट्स
जो कि जिनका बर्डन ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है, उनके ऊपर भी आप आरबीएम मेथड को ही इस्तेमाल करोगे। एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो कि थ्योरी के अंदर आराम से 5-6 मार्क्स 7 मार्क के लिए आ जाता है कि बताओ भाई ये दो टाइप ऑफ एसिड है, इनके ऊपर कौन से एसिड के ऊपर किस टाइप की किस कौन सा मेथड अप्लाई होना चाहिए। अच्छा, तो आपके वो एसेट्स जो कि अपनी वैल्यू इनिशियल ईयर्स में ज्यादा लूज करें और बाद के सालों में कम लूज करें, उनके ऊपर कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा? आरबीएम। So RBM method suggests that more amount of depreciation must be charged in the initial years than in the later years. This is because when the asset is new, it has little or no repair and maintenance charges. But as an asset gets older, the burden of the repair and maintenance starts to increasing. Therefore, in order to equally distribute the burden of asset, more amount of depreciation should be charged in initial years than in the later years. This method is also called depreciation on net book value because depreciation is charged on the net book value of the asset. अब आपके पास यहाँ पे नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, फिर क्या है? दैट इज कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, आपको पता है आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ती जाएगी और आपकी नेट बुक वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। एंड क्योंकि आप आरबीएम मेथड के अंदर नेट बुक वैल्यू के ऊपर रेट लगा रहे हो, एंड एज वी नो के नेट बुक वैल्यू क्या होती जा रही है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बढ़ने के साथ साथ नेट बुक वैल्यू कम होती जा रही है। तो आप जब वही रेट नेट बुक वैल्यू पे हर आने वाले साल में लगाओगे, तो आपकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी हर साल क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जबकि एसएलएम मेथड के अंदर आपकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट हर साल सेम रह रही थी। एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, एक एसेट लिया, कॉस्ट 1,20,000 थी, 1,20,000, डेप्रिसिएशन का रेट 30% गिवन है और हम इसके ऊपर आरबीएम मेथड लगा रहे हैं। अच्छा, एक बात अपने दिमाग में रखनी है कि जब एसेट आपने नया नया खरीदा है, तो उसकी कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं हुई थी। तो जो उस एसेट की कॉस्ट है, वही उस एसेट की नेट बुक वैल्यू हो गई, क्योंकि नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बट सिंस राइट नाउ अभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 के बराबर है, तो नेट बुक वैल्यू क्या हो जाएगी? नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस 0 व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द cost of the non-current asset. तो पहले साल even though if I am using RBM method, मैं still जो cost होगी एसिड की उसी के ऊपर रेट को चार्ज करूंगा, बिकॉज एट दैट टाइम कॉस्ट ऑफ नॉन करेंट एसेट एंड नेटवर्क वैल्यू इज सेम। तो पहले साल 1,20,000 पे तो 30% लगाया। नेट बुक वैल्यू वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर डिप्रिसिएशन है। बिल्कुल बिल्कुल। अब पहले साल क्योंकि जब आपने जस्ट खरीदा है, अभी एक साल भी नहीं गुजरा, तो ऑब्वियसली सी बात है जो आपकी नेटबुक वैल्यू है वही आपकी कॉस्ट है, तो कॉस्ट है वही नेटबुक ठीक वैल्यू है। है। देन अब 1,20,000 पे पहले साल के लिए 30% लगाया, 36,000 डेप्रिसिएशन निकल के आ गई। अब पहले साल की नेटबुक वैल्यू निकालूंगा, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अभी सिर्फ एक ही साल की डेप्रिसिएशन है विच इज 36,000, तो 1,20,000 माइनस 36,000, एट द एंड ऑफ ईयर 1 नेटबुक वैल्यू निकल के आ गई 84,000। फिर अगले साल अब ईयर 2 के अंदर अगर तो एसएलएम मेथड होता तो मैंने फिर से 1,20,000 पे 30% चार्ज करना था, बट सिंस अब मैं आरबीएम मेथड यूज कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे A2 की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए नेट बुक वैल्यू जो मेरे पास आई थी 84,000, उसके ऊपर रेट अप्लाई करूंगा, कितना? 30%। तो अगले साल की डेप्रिसिएशन मेरे पास कम आ रही है, कितनी आ रही है? 25,200। और यही होता है आरबीएम मेथड के अंदर कि आपकी हर आने वाले साल की डेप्रिसिएशन कम होती जाती है। और उसका फैक्टर एक क्या है? क्योंकि भाई हम ये कहते हैं क्या, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रही है, तो ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो सके बर्डन ऑफ नॉन करंट एसेट की, ये बेहतर तरीका है कि आप आरबीएम मेथड यूज करो और नेट बुक वैल्यू के ऊपर रेट चार्ज करो। अच्छा जी, A2 की नेटबुक वैल्यू निकालना चाहूँ तो अब देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी? पहले साल की 36,000, दूसरे साल की 25,200, दोनों को ऐड किया तो दूसरे साल के एंड पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 61,200 की आ रही है। कॉस्ट मेरे पास वही 1,20,000 है। 1,20,000 माइनस 61,200 अगर मैं करूंगा, तो मेरे पास नेटबुक वैल्यू कितनी आ रही है? 58,800 निकल कर आ रही है। और तीसरे साल रेट किस पे चार्ज होगा? इसी ईयर 2 की एंड के नेटबुक वैल्यू पे विच इज 58,800। तो ईयर 3 पे 58,800 पे 30% चार्ज किया, तो the depreciation that I'm getting for year 3 is 17,640। और अब ईयर 3 की नेटबुक वैल्यू निकलेगी, वो कैसे निकलेगी भाई? अब आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बढ़ गई है। पहले आप 36,000 प्लस 25,200 कर रहे थे, अब आप करो 36,000 विच इज डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 1 प्लस 25,200 विच इज डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2 प्लस 17,640 which is depreciation for third year. And if you add all the three depreciation together, you will get the total accumulated depreciation. इसको cost से multiply कर दोगे, cost से minus कर दोगे, तो you will get the
net book value at the end of year 3 which is 41,160 and same goes on like for year 4 जो आपके पास net book value आई है अब उसके ऊपर 41,160 41,160 के ऊपर 30% अप्लाई करो, you will get the depreciation for year 4। पैटर्न देख रहे हो, पहले साल 36,000 डेप्रिसिएशन, दूसरे साल 25,200, तीसरे साल 17,640, चौथे साल 12,348, 12,348 और पांचवें साल आपका 8,644। हर साल डेप्रिसिएशन कम होता जा रहा है विच इज वेरी सेंसिबल बिकॉज ऑफ द फैक्ट, कॉमन सेंस भी अगर इस्तेमाल करो क्योंकि भाई रेट लगी नेटबुक वैल्यू पर है और नेटबुक वैल्यू तो हर हाल में कम होनी ही होनी है बिकॉज नेटबुक वैल्यू इज कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और हर गुजरते साल के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ रही है, इसकी वजह से नेटबुक वैल्यू कम हो रही है। अब क्योंकि कब नेटबुक वैल्यू के ऊपर सेम रेट भी अप्लाई करूंगा तो जो फाइनल डेप्रिसिएशन उस साल के निकल के आएगी वो कम ही निकल के आनी है। सो दैट्स हाउ you apply RBM method on assets and calculate depreciation। और तीसरा मेथड जो हमारे पास है दैट इज रिवैल्यूएशन मेथड। चाहे यहाँ पे जो नोट लिखा है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब एसेट पहले साल में नया होता है तो उसकी जो कॉस्ट होती है वही उसकी नेट बुक वैल्यू होती है। नाउ कमिंग टू थर्ड मेथड व्हिच इज रिवैल्यूएशन मेथड। डेप्रिसिएशन के अपने टॉपिक में तो ये इतना टेस्ट नहीं होता लेकिन आगे एक सर आपने टॉपिक हम आरबीएम में दो फॉर्मूलाज बताए, एक बताया? एक 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 सिर्फ एसएलएम के अंदर दो है, बाकी सबके अंदर एक है। आरबीएम में कॉस्ट टाइम्स रेट इज इक्वल नहीं टू नहीं नहीं डेप्रिसिएशन। नहीं नहीं, नेट बुक वैल्यू टाइम्स रेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। और सर एसएलएम के अंदर कॉस्ट टाइम्स रेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन होता है। अच्छा जो थर्ड मेथड है दैट इज रिवैल्यूएशन मेथड। ये मेथड खुद तो डेप्रिसिएशन के जब सवाल आते हैं तो उसमें इतना टेस्ट नहीं होता, लेकिन आगे हम एक टॉपिक पढ़ते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का, उसके अंदर ये वाली जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है ये बहुत वाइडली इस्तेमाल होती है, तो हम इस मेथड को भी देख लेते हैं भाई। ये मेथड अच्छा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उन एसेट्स के ऊपर अप्लाई होता है जो कि एज एन इंडिविजुअल तो अपनी सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं रखते, लेकिन जब उनको उनकी पूरी क्लास के साथ ऐड कर दिया जाए तो उनकी एक वैल्यू सिग्निफिकेंट हो जाती है। इसकी एग्जांपल स्टेशनरी की ले लो कि लेट से एक बड़ी बिल्डिंग है, हमने शायद पहले भी एग्जांपल ली थी एक जगह पे जब हम सब्सटेंस ओवरफॉर्म कर रहे थे का कॉन्सेप्ट कर रहे थे, जिसमें हमने बोला था कि भाई एक चीज जो कि एक बड़े बिजनेस के लिए एक्सपेंसिव वो एक छोटे बिजनेस के लिए एसेट होता है। तो लेट से अब हमने उसमें बात करी थी कि भाई स्टेशनरी एक ऐसा आइटम है जो कि एक बड़े बिजनेस के लिए तो एक्सपेंसिव है लेकिन एक छोटे बिजनेस के लिए क्या है वो नॉन करंट एसेट है। तो अब अगर मैं इसी तरीके से बात करता हूँ कि भाई अगर एक बिजनेस को लिया जाए और उसमें अब देखा जाए कि एक पेन की या एक कैलकुलेटर की इंडिविजुअल वैल्यू क्या है, बहुत सिंपल 2,000 रुपए 3,000 रुपए कैलकुलेटर की वैल्यू है। लेकिन अगर एक बड़े से ऑफिस को लिया जाए और उस बड़े से ऑफिस के अंदर जो है स्टेशनरी की जो वर्थ है, क्योंकि हर लेट से कैबिन के अंदर कैलकुलेटर है, पंचिंग मशीन है, कुछ पेन्स पड़े हुए हैं, हाईलाइटर पड़े हुए हैं, मे बी फाइटो पड़ा हुआ है, फाइल्स पड़ी हुई हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है हर केबिन के अंदर, और एक ऑफिस के एक फ्लोर के ऊपर भी लाइट 60-70 केबिन है, इनफैक्ट समटाइम्स ज़्यादा बहुत छोटे-छोटे भी बने हुए होते हैं, तो इतने केबिन्स हैं और फिर उसकी मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं। तो अब उस एक कैलकुलेटर की तो कोई औकात नहीं थी, लेकिन जब उसकी पूरी क्लास को कंबाइन किया गया, उस पूरी स्टेशनरी की क्लास को, तो अब स्टेशनरी की वैल्यू सिग्निफिकेंट हो गई है। तो इन एसेट्स के ऊपर या उन एसेट्स के ऊपर भी जी के जिनको आपने वैल्यू करना हो एट द मार्केट वैल्यू, के आप उसकी चेंजेस रिकॉर्ड कर रहे हो एज़ पर द मार्केट वैल्यू, तो उन एसेट्स के ऊपर भी आपका रिवैल्यूएशन मेथड अप्लाई होता है। इट्स वेरी सिंपल। आप ओपनिंग एसेट लेते हो एट द नेट बुक वैल्यू जो कि आपको पता है क्या होती है, उसके अंदर एडिशंस, अगर कोई नया एसेट खरीदा है तो उसकी कॉस्ट ऐड करा देते हो। अगर कोई एसेट आपने बेचा है तो उसकी जो एसेट बेचा उसकी जितनी भी नेट बुक वैल्यू थी उसको माइनस करा दोगे और उसमें से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ नेट बुक वैल्यू को क्या करा दोगे, जो भी उस एसेट की क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको माइनस करा दोगे एंड यू विल एंड अप गेटिंग दी डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। सो फॉर्मेट क्या है, फॉर्मूला मेथड क्या है, ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशंस लेस डिस्पोजल लेस क्लोजिंग बैलेंस is equal to what, is equal to the depreciation charge for the year। तो अब आपका ये थर्ड मेथड है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी गिवन है कि लेट से आपके ईयर 1 के अंदर आपके एसेट की ओपनिंग नेटबुक वैल्यू 15,000 थी, आपने एक एसेट खरीदा उसी क्लास के अंदर 12,000 का, तो आपने उसको ऐड कर लिया। जो उसी एसेट क्लास का बेच मतलब? उसी क्लास का मतलब कि मैं एक क्लास ऑफ एसेट की नॉन करंट एसेट की बात कर रहा हूँ ना, या तो मशीनरी की बात कर रहा हूँ या स्टेशनरी की बात कर रहा हम्म। हूँ या फिक्चर्स एंड फिटिंग्स की बात कर रहा हूँ, तो उसी क्लास का जो मतलब अगर फिक्चर्स एंड फिटिंग्स की बात हो रही है तो फिक्चर्स एंड फिटिंग जो खरीदा वो सिर्फ यहाँ इंक्लूड होगा। ऐसा नहीं कि फिक्चर एंड फिटिंग की डेप्रिसिएशन निकालना चाह रहा हूँ और मोटर व्हीकल की परचेज को यहाँ पे डाल लिया, वो तो फिर आपने और जितने भी परचेजेस किए वो ऐड करेगा? और उसी उसी एसेट की जितनी भी परचेजेस करी है वो ऐड करेंगे। अगर मैं स्टेशनरी की डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ तो मैंने जितने की भी उस साल में स्टेशनरी खरीदी है उसको मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। अगर मैं मोटर ठीक है। व्हीकल की डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ तो मैंने उस साल जितनी भी मोटर व्हीकल खरीदी है उसको मैं ऐड करूंगा। फिर ठीक है। सिमिलरली सेल ऑफ एसेट एट नेट बुक वैल्यू,
अगर मैं कोई एसेट बेच रहा हूँ तो उसकी जो नेट बुक वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी माइनस हो जाएगी, और उसकी जो क्लोजिंग वैल्यू होगी ऑफ एसेट अगेन एट नेट बुक वैल्यू वो भी माइनस हो जाएगी। तो द डिफरेंस जो मेरे पास निकल के आएगा वो क्या होगा, वो मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर होगा। अच्छा, ये अब सर होगा एट हमारे नेटवर्क वैल्यू क्या मतलब? एट नेटबुक वैल्यू, यानी कि आपने उसकी जो क्लोजिंग बैलेंस है उसकी नेटबुक वैल्यू लेनी है, कोई और वैल्यू नहीं लेनी, उसकी कॉस्ट नहीं लेनी, उसकी मार्केट वैल्यू नहीं लेनी। जो नेटबुक वैल्यू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके जो फिगर आई है, आपने उन्हीं फिगर्स को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। या इवन लेट से आप जब एसेट बेच रहे हो, सेल ऑफ एसेट के अंदर आप जितने का एसेट बेच रहे हो आपने वो नहीं माइनस कराना, आपने जो एसेट बिक रहा है उसकी जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर नेटबुक वैल्यू रिटर्न है वही माइनस करानी है। ठीक है। ठीक है, और ईयर 2 में बढ़ क्यों रहा है ओपनिंग एसेट? वो एयर टू में यार, वो फिर आपका अलग वो है, क्योंकि एयर वन का क्लोजिंग 17,500 था, तो एयर वन का ओपनिंग 17,500 हो गया। फिर आपने फर्दर ओके एसेट्स खरीदे बेचे, आपका क्लोजिंग बैलेंस आया, और फिर आपने जैसे माइनस कराया तो यू गेट द डिप्रिसिएशन चार्ज फॉर सही। कर। तो ये आपका रिवैल्यूएशन मेथड का फॉर्मेट होगा, ये आपको याद करना है। ये डेप्रिसिएशन के टॉपिक में तो हाईली अनलाइकली आपको शायद एमसीक्यूज में दिख जाए तो दिख जाए, थ्योरेटिकल बड़े सवालों में नहीं दिखेगा, बट आगे ये बहुत जगह पे काम आएगा, स्पेशली सिंगल एंट्री के अंदर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग जो कि हमें करनी है वो है कि लैंड क्यों नहीं डेप्रिशिएट होता। ये कभी कभार एक दो मार्क के लिए ना पूछ लेता है, बताओ भाई लैंड क्यों नहीं डेप्रिशिएट हो रहा है, लैंड भी तो तुम्हारा नॉन करंट एसेट है। तो देखो, हमने बात पढ़ी थी, डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। और जो दूसरी डेफिनेशन पढ़ी है वो पढ़ी है, इट इज चार्ज टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। दोनों ही डेफिनेशंस के अंदर यूजफुल लाइफ का जिक्र है, जबकि लैंड की कोई डेफिनेट यूजफुल लाइफ नहीं होती। मैं लैंड को ये नहीं बता सकता 10 साल चलेगा 15 साल चलेगा। लैंड की लाइफ इनडेफिनेट होती है, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते कितने साल ये चलेगा। एंड दैट इज व्हाई लैंड इज नॉट डेप्रिशिएटेड इन अकाउंटिंग। आप बिल्डिंग्स को जरूर डेप्रिशिएट करते हो, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी होती है, बिल्डिंग खस्ता हाल में भी जाती है, बिल्डिंग की चीजें वेयर एंड टेयर ऑब्सोलीटनेस सब उसके ऊपर लगता है। लेकिन जिस लैंड के ऊपर वो बनी है, आप उस तो लैंड की मतलब वर्थ उसकी को, डिमांड कम नहीं होती? डिमांड का बढ़ना कम होना उसकी कॉस्ट को इम्पैक्ट थोड़ी करेगा। एंड इफ यू रिमेंबर अ कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, तो उस पर हमने बात करी थी कि आप एसेट्स को उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट विच इज द परचेज प्राइस प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर उसी पे रिकॉर्ड करोगे। हाँ, अगर डेप्रिसिएशन की वजह से उसकी वैल्यू में कोई फॉल आ रहा है तो वो सेपरेटली रिकॉर्ड होगा। लेकिन यहाँ पे लैंड के ऊपर तो बिकॉज इट हैज अ इनडेफिनिट लाइफ, तो कोई डेप्रिसिएशन की वजह से फॉल नहीं आ रहा, सो इट विल रिमेन एट द सेम वैल्यू जो कि मैंने जितने पे उसको खरीदा था, विच इज परचेज प्राइस प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, आप ये बात कह रहे हो कि सर मैंने आज एक 10 लाख का लैंड खरीदा था, 10 साल बाद वो 1 करोड़ का हो गया, तो अब इसकी ट्रीटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होगी। तो देखो, आपका लैंड जो है ना वो रीवैल्यू होता है, इसको हम कहते हैं रिवैल्यूएशन। हम आगे पढ़ेंगे भी कि अगर एक चीज की वैल्यू ऊपर की तरफ चली जाए तो उसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन, और इसी तरीके से अगर कभी कभार लैंड की वैल्यू नीचे चली जाए तो उसको हम लोग कहते हैं डीवैल्यूएशन। लेकिन बोथ द केसेस आर डिफरेंट, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, दोनों में it is not regarded as depreciation, rather it is regarded as revaluation और devaluation, जो कि किस तरीके से होती है वो हम लोग आने वाले टॉपिक्स के अंदर बात करेंगे। फिलहाल सर ये इसमें बात लिखा है समझना। वैल्यू ऑफ लैंड कीप्स इंक्रीजिंग एज टाइम पासेस। हाँ, नॉर्मली यही होता है आपके 99% ऑफ द लैंड, चाहे वो बंजर से बंजरी जमीन क्यों ना हो 10 साल पहले, वो 10 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ी है। आप कहीं पे भी चले जाओ, आप जाओ अपने अब्बू को कहो कि मुझे सबसे खराब जगह जो थी 10 साल पहले वहां लेके चले, और वहां पे जो भी स्टेट एजेंट है उससे पूछ लो भाई 10 साल पहले यहाँ के 120 गज के प्लॉट की क्या वैल्यू थी और आज क्या वैल्यू है, यू विल गेट योर आंसर। सबसे खराब जगह पे भी खड़े होते हुए द वैल्यू वुड हैव इंक्रीज्ड, इवन डिस्प्यूटेड जगहों की भी वैल्यू बढ़ जाती है। सो दैट इज व्हाट इट हैपेंस, लैंड इज द मोस्ट स्कार्स रिसोर्स इन द वर्ल्ड। ये बात याद रखना। जो लोग कहते हैं कि लैंड के ऊपर आपका जो है कंट्रोल होना चाहिए, वो यही तो इसी वजह से कहते हैं कि लैंड की एक रिसोर्स ऐसी है विच इज़ वेरी वेरी डेफिनेट, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको बढ़ा नहीं सकते, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और ये एक ऐसी रिसोर्स है जो कि लोगों को वक्त के गुजरते के साथ साथ उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ी रही है, कम नहीं हो रही है। एज पर बेसिक लॉ ऑफ डिमांड, जिसकी इसकी डिमांड बढ़ती रहती है उसकी प्राइस भी बढ़ती रहती है। ठीक है। सही। तो ये लैंड की बात हो गई कि लैंड डेप्रिशिएट क्यों नहीं होता। अब आपने सीख लिया है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, जैसे पहले आपने पीबीडी के टॉपिक में सीखा था पीबीडी कैलकुलेट करना, आपने सीख लिया है डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अब बात आती है आखिरी के, इसको अकाउंटिंग फ्रेमवर्क का पार्ट कैसे बनाया जाए। अब आपके अंदर इतनी अकल सूझबूझ होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि भाई किसी भी कॉन्सेप्ट को कैलकुलेट कर लिया, अप्लाई कर लिया, सब कर लिया, अकाउंटिंग 5 फ्रेमवर्क का प्रिंसिपल्स। पार्ट बनाने के लिए
क्या करना पड़ेगा, उसकी क्या बनानी पड़ेगी, डबल एंट्री बनानी पड़ेगी, तभी वो जाके अकाउंटिंग फ्रेमवर्क का पार्ट बनेगा, अदरवाइज वो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं बनेगा। नाउ सिंस मैंने आपको बात शुरू होती ही बताया था कि डेप्रिसिएशन भी जो है ये इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन क्यों है, बिकॉज इट्स एन एक्सपेक्टेड लॉस। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली मेरे नॉन करंट एसेट की वैल्यू कितने से गिरेगी, बट आई डू नो दैट कि वैल्यू गिरेगी जरूर। तो मैं ऑन यूजिंग सम एस्टिमेटेड एस्टिमेशन बेसिस मैं अपने उस जो भी नॉन करंट एसेट है उसकी वैल्यू को डिक्रीज कराता जा रहा हूँ। सो प्रोविजन एज वी नो इट्स अ कॉन्ट्रा एसेट, अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो देख लो सामने लिखा हुआ है डबल एंट्रीज टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। और इसकी वजह से, क्योंकि सिंस इट्स एन एक्सपेंस, बिकॉज इट इज एन एक्सपेक्टेड लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। एक्सपेंस प्रॉफिट्स को क्या करता है, कम करता है। प्रॉफिट्स कम होता है तो इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, डेबिट होती है। So the double entry to record depreciation is income statement debit and provision for depreciation credit. डबल एंट्री समझने में कोई मसला हुआ तुम्हें, नहीं नहीं हुआ ना। सर, डेप्रिसिएशन जो है वो पीबीडी की तरह नहीं है, ये हमेशा क्रेडिट ही होती है। जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट रेज किया कि पीबीटी की तरह नहीं, ये हमेशा क्रेडिट होगी। पीबीटी क्योंकि बढ़ भी ठीक। सकता है, कम भी हो सकता है। हाँ। डेप्रिसिएशन डजंट वर्क लाइक दैट। डेप्रिसिएशन आपकी हमेशा हर साल बढ़ती ही रहेगी, उसकी वैल्यू क्योंकि कंटिन्यूअसली डिक्रीज ही होती रहेगी। तो इसकी इस वजह से सिर्फ एक ही डबल एंट्री है जो कि आपको रिकॉर्ड करने के लिए एटलीस्ट याद रखनी है। ठीक है, तो आपको डबल सही। एंट्री समझ आ गई, क्योंकि आपको पीछे की बातें पता थी कि भाई इनकम स्टेटमेंट का क्या नेचर है। एक चीज अगर एक्सपेंस है तो प्रॉफिट्स को कम करेगी, प्रॉफिट्स कम हो रहा है तो इनकम स्टेटमेंट की नेचर क्रेडिट की होती है। एनीथिंग व्हिच इंक्रीजेस प्रॉफिट्स विल कॉज द इनकम स्टेटमेंट टू गेट, anything which reduce profit will cause the income statement to debit according an expense which is an expected loss। तो वो इनकम स्टेटमेंट के प्रॉफिट्स कम कर रहा है तो इनकम स्टेटमेंट में डेबिट हो गई। एंड प्रोविजन तो भाई पता ही है, कॉन्ट्रा एसेट है, लिखा हुआ भी है तुम्हारे लिए यहाँ पे। तुम्हें आज 10 दफा लिखवाया भी है नोटबुक में, तुम्हें यह बात याद हो जाए इसलिए लिखवाया था, क्योंकि अगले टॉपिक इसके अंदर भी ये बात रेलिवेंट है। सिंस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ कॉन्ट्रा एसेट, इट विल बिहेव ऑपोजिट टू द एसेट। if asset has a debit nature, then a contra asset which is provision for depreciation will have a credit nature। और इसी वजह से इसका जो बैलेंस बीडी है that will come up on the credit side as you can clearly see। ठीक हो गया। फिर डबल एंट्री जो हमने बनाई वो क्या बनाई, सर डबल आपकी एंट्री। आवाज अटक गई थी, रिपीट करेंगे। भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मैंने यही बात बताई कि कॉन्ट्रा एसेट है। कॉन्ट्रा एसेट होने का मतलब क्या है, इट विल बिहेव ऑपोजिट टू द एसेट। एसेट की ऑपोजिट टू नेचर द अगर डेबिट होती है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर, यानी प्रोविजन जो कॉन्ट्रा एसेट है उसकी क्रेडिट नेचर हो, क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो बैलेंस बीटी किस तरफ आएगा, क्रेडिट की तरफ आएगा। क्रेडिट साइड। बिल्कुल। तो अब जो नेक्स्ट चीज है वो भाई कि ये कि हमेशा जस्ट लाइक पीबीडी, आपका पीबीडी भी साल के आखिर में चार्ज होता था, सिमिलरली डेप्रिसिएशन भी साल के आखिर में चार्ज होती है। तो 31 दिसंबर अगर लेट से उसका ईयर एंड है तो 31 दिसंबर को हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। जितनी भी अमाउंट से जो भी डबल एंट्री बनी है उतनी अमाउंट से आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्या हो जाएगा, सिंपली क्रेडिट हो जाएगा। इसको सर देखो सर चार्ज। हम पहले इनकम स्टेटमेंट में सेंड करते हैं, पहले बैलेंस बीडी बनाते पहले तो देखो बैलेंस बीडी इज द बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि आप हैं। ओ पिछले साल हाँ। से लेके आ रहे हो। और अब हम्म। यहाँ पे जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ये इटसेल्फ इज अ कॉन्ट्रा एसेट है, इसका रनिंग डाउन बैलेंस होगा। लेकिन जो पर्टिकुलर एक साल की डेप्रिसिएशन मैंने निकाली है वो आप देख लो, इनकम स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यानी कि वो डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट में जाके रिकॉर्ड हो रही है एज एज अ एक्सपेंस। लेकिन ये रनिंग डाउन बैलेंस है, इसका बैलेंस कंटिन्यूसली चलता रहेगा बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्रा एसेट। कॉन्ट्रा एसेट का बैलेंस रनिंग डाउन होता है, जस्ट लाइक पीबीडी का अकाउंट। पीबीडी के अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता था, लेकिन बेड डेट जो कि प्योरली एक्सपेंस है, उसका कोई कॉन्ट्रा एसेट से लेना देना नहीं है, उसके अकाउंट का बैलेंस नलीफाई हो जाता था, कोई बीडीसीडी नहीं बचता था। तो पहले तो आपका पिछले साल का जितना भी जो बैलेंस बीडी है, बेसिकली मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दैट रिप्रेजेंट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कि आपकी उस एसेट पर अब तक की टोटल डेप्रिसिएशन जो अप टिल द स्टार्ट ऑफ द ईयर कितनी पिछले सालों की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है वो बैलेंस बीडी की फॉर्म में आएगी। जो इस साल चार्ज हो रही है वो इधर इनकम स्टेटमेंट के नाम से आएगी, जिसको हम लोग चार्ज फॉर ईयर भी कहते हैं। एंड अगर मैंने कोई एसेट बेचा है, ये बात सुन लेना, समझ लेना, दिमाग में बिठा लेना, बच्चे नहीं याद रखते। अगर मैंने कोई एसेट बेचा है तो और मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहा हूँ, तो लेट से मैंने अगर एक एसेट अपने पास 2 साल पहले खरीदा था, 2 साल रखा, और दूसरा साल खत्म होने के बाद तीसरे साल के फौरन शुरू में ही बेच दिया, या दूसरे साल के एकदम आखिरी दिन बेच दिया, तो अब जो 2 सालों की डेप्रिसिएशन मैं यहाँ बैलेंस बीडी में एक्यूमुलेट करके बैठा हूँ, बिकॉज दिस इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इट इंक्लूड्स द डेप्रिसिएशन फॉर ऑल द एसेट। और अगर मैं अब उसको 2 साल बाद 2 साल के एंड पे उस एसेट को, किसी एक एसेट को बेच रहा हूँ, तो उस एसेट की जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, क्योंकि देखो मल्टीपल एसेट्स है ना, लेट्स से अगर मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहा हूँ मोटर व्हीकल के लिए, तो 50-60 मोटर व्हीकल है, एज अ बिजनेस मेरे पास बहुत सारी मोटर व्हीकल है।
मैं उसमें से एक ऐसी व्हीकल बेच रहा हूँ जो कि मैंने 2 साल पहले खरीदी थी। तो यहाँ पे जो बैलेंस बीटी आ रहा है, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है, वो कंबाइंड 50 से 60 जो मोटर व्हीकल बिजनेसेस के अंदर पड़ी हुई है उसकी आ रही है। जबकि जब मैं डिस्पोज कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ एक मोटर व्हीकल डिस्पोज कर रहा हूँ। तो जो डिस्पोजल में अमाउंट आएगी ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की आएगी, लेकिन सिर्फ उस एक मोटर व्हीकल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की आएगी जिसको मैंने 2 साल रखे या जितने भी साल रखे अब मैं बेच रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने नीचे नोट भी लिखा हुआ है, और नहीं लिखा हुआ तो मैं अभी लिखवा दूंगा। ओके, द नोट इज सर नॉट तो हम क्या हियर। करते हैं, डिवाइड करते हैं कि कितने हैं मोटर वो फिर व्हीकल्स। आप जो करते हो वो अभी बात समझ आ जाएगी आपको कि भाई डिवाइड क्या करेंगे यार। वो इन्फॉर्मेशन नॉर्मली गिवन होती है, आपको बता दिया जाता है जो ऐसे डिस्पोज ऑफ किया जा रहा ओके। है ना उसके लिए बता दिया जाता है कि भाई ये खरीदा 2 साल पहले था, और रेट वगैरह तो आपको वैसे ही गिवन होता है। तो आप फिर सेपरेटली उस एक एसिड जिसको आप बेच रहे हो उसकी वर्किंग ना फिर सेपरेटली करते हो, बाकी जो आपने पूरे साल रखे हैं उसकी वर्किंग आप सेपरेटली करते हो। द थिंग दैट यू शुड रिमेंबर, अपने दिमाग के जो खांचे के अंदर तुम्हें बात बिठानी है वो ये बैठानी है कि अगर तुम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे हो और एक एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, तो क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, तो जो एसेट डिस्पोज हो रहा है यानी जो बिक रहा है एसेट या जिसको तुम डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, उसकी जो अब तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो इधर जानी है डिस्पोजल के अंदर, कोई और वैल्यू नहीं जानी। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि एसेट जितने का बेचा वो वैल्यू डाल दी। भाई वो वैल्यू को डाल लो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से उस जितने का तुमने एसेट बेचा उससे क्या ताल्लुक उसका, कॉस्ट डाल दी। कॉस्ट क्यों डाल लो भाई, क्या ताल्लुक उस कॉस्ट का, नेटबुक वैल्यू डाल दी, कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, तो जो एसेट बेच रहे हो उसकी अब तक की डेप्रिसिएशन जो तुम यहाँ बैलेंस बीडी में एक्यूमुलेट करके बैठे हुए हो, क्योंकि अब एसेट बिक गया है तो उसकी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट रखने का या करने का कोई फायदा नहीं है। उसको तुम यहाँ से क्या करा दोगे, डिस्पोजल लिख के माइनस करा दोगे, एंड हेंस यू विल गेट द बैलेंस सीडी एंड बैलेंस बीडी। यहाँ पे बैलेंस सीडी आएगा और इधर बैलेंस बीडी लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ, इधर आपका हैवियर साइड पे बैलेंस बीडी आएगा। सर तो मैं उसकी नेटबुक वैल्यू टाइम्स रेट करता हूँ, उसकी किसकी टाइम, डिप्रिशिएशन। वो आप छोड़ दो, आप क्या करते हो वो आप सीख लोगे क्या करते हो। इतनी आसानी से आप कुछ भी नहीं कर सकते जितनी आसानी से आप कह रहे हो। अभी जो बात मैंने बताई है सिर्फ वो बात क्या याद रखनी है, जब आप एक एसिड बेच रहे हो तो जो एसिड बेच रहे हो व्हाइल मेकिंग अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम्म। अकाउंट, जो डिस्पोजल के अंदर अमाउंट जाएगी वो उस एसिड जो कि डिस्पोजिंग ऑफ एसिड होगा आपका, उसकी अब तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाएगी। ये बात याद रखो, करना किस तरीके से वो सवाल में ही तुम्हें समझ आएगा। सो इस बात के लिए अगर मैंने नोट नहीं लिखवाया हुआ तो मैं नोट लिखवा देता हूँ। अपना निकालो, एक पेन पे निकालो और लिखो अपने पास। यस, नहीं लिखवाया हुआ, लिखो। हाँ हाँ। सो व्हाट यू हैव टू राइट इज, यहाँ पे मैं एरो बना के लिखवा देता हूँ। ये वाली बात से रिलेटेड बात हो रही है, डिस्पोजल से रिलेटेड बात है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर जो डिस्पोजल जा रहा है उससे रिलेटेड बात है। क्या रिलेटेड बात है भाई, रिलेटेड बात ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये एसएलएम के लिए। तो भाई ये सबके लिए है डिस्पोजल अकाउंट आपका, ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ मेथड दैट यू आर यूजिंग, चाहे आप एसएलएम यूज कर रहे हो, आरबीएम यूज कर रहे हो या रिवैल्यूएशन यूज कर रहे हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट तो जो है वो हर टाइप के मेथड के लिए एप्लीकेबल है। मेथड इज वही। हाउ यू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, अकाउंट इज और डबल एंट्रीज आर हाउ यू पुट दैट इनटू द अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। तो मेथड तुम कोई भी यूज करो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में तो लेके आना है, अगर उसमें अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में लेके आना है तो डबल एंट्री और टी अकाउंट तो लाजमी बनेंगे ही बनेंगे। हम्म। एक्यूमुलेटेड, तो यहाँ पे जो आप डिस्पोजल की जो फिगर लिखोगे दैट विल बी द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ, बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये बात आपकी हो गई है कि आपने जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है उसमें डिस्पोजल की वैल्यू होगी वो उस एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी जिसको आप क्या कर रहे हो, जिसको आप बेच रहे हो। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद। ये बात समझ आ गई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। तो उसके बाद जो अभी आपको मैंने बात समझाई भी कि जो डेप्रिसिएशन इस साल की निकल रही है, जो करंट ईयर डेप्रिसिएशन है, वो देखो राशिद क्या लिखा हुआ एक्सपेंस है, तभी उसको देखो मैं किधर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने चार्ज फॉर ईयर जिसको इनकम स्टेटमेंट के नाम से लिखा हुआ उसको मैंने क्या बताया, चार्ज फॉर ईयर। ये इस साल की डेप्रिसिएशन है, वो किधर रिकॉर्ड हो रही है, वो रिकॉर्ड हो रही है करंट ईयर की डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड हो रही है एक्सपेंस एज एक्सपेंस इन दी इनकम स्टेटमेंट। जबकि जो आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जो एक्यूमुलेट होती जा रही है विद द ईयर्स, वो क्या है, वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, जिसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, विच इज द सम ऑफ ऑल ईयर्स डेप्रिसिएशन, या इसको आप टोटल डेप्रिसिएशन भी कह सकते हो।
दैट इज अ कॉन्ट्रा एसेट, और उसका बैलेंस रनिंग बैलेंस है, वो हर वक्त आपको कोई ना कोई बैलेंस हर साल पे शो करेगा। ठीक हो गया? तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ कॉन्ट्रा एसेट, इट हैज अ रनिंग डाउन बैलेंस। सो इनकम स्टेटमेंट के अंदर आप चार्ज फॉर ईयर, जो कि करंट ईयर डेप्रिसिएशन है, एज एक्सपेंस लेके रनिंग जाते डाउन हो। बैलेंस मतलब रनिंग कभी भी डाउन बैलेंस बैलेंस आउट नहीं होता। नहीं, बंद नहीं होता। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था, इनकम्स और एक्सपेंसेस के बैलेंसेस ट्रांसफर हो जाते हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर, बट एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, दे हैव अ रनिंग डाउन बैलेंस, दे विल ऑलवेज हैव अ बैलेंस बीडी एंड ऑलवेज ओके। हैव अ बैलेंस ईडी। और एसओएफपी के अंदर आप क्या रिकॉर्ड करते हो? एसओएफपी के अंदर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हो, जिसको हम कॉन्ट्रा एसेट भी कहते हैं। तो मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया भी था कि आप अपने नॉन करंट एसेट को कॉस्ट माइनस जितनी भी उसकी अब तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो करा के, जो उसकी फाइनली नेट बुक वैल्यू आती है, उसके ऊपर उसको रिकॉर्ड करते हो। सो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ये बात भी समझ आ गई। वंस एसेट्स आर फुली डेप्रिशिएटेड, दे आर इवेंचुअली डिस्पोज्ड ऑफ, resulting in either gain or loss on disposal. Before I move on to the loss or gain on disposal, एक और अकाउंट की आपसे बात करनी है, फिर डिस्पोजल के ऊपर बात कर लेंगे। बल्कि डिस्पोजल के ऊपर आज नहीं बात करेंगे, डिस्पोजल के ऊपर अगली दिन बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। पहला आपने अकाउंट, सबसे पहले आपने देखी व्हाट इज द डबल एंट्री टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन, देन यू सॉ द टी अकाउंट फॉर द टी अकाउंट फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मोस्ट तो आपने टू नोट क्या इंपॉर्टेंट थे। लिखा है, मैं समझा नहीं। क्या नोट? ये हाँ, वाला। क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। भाई जब तुम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे हो, उसमें एक डिस्पोजल की जो वैल्यू है ना, ये डिस्पोजल की वो वैल्यू है जो कि जिस एसेट को तुम बेच रहे हो उसकी अब तक की जो सिर्फ वही एक्यूमुलेटेड है। डेप्रिसिएशन है वो आएगी। ठीक है? सही। यहाँ पे क्योंकि डिस्पोजल के वक्त, अभी हम पढ़ेंगे भी इसको, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। डिस्पोजल के वक्त तीन वैल्यूज काम आ रही होती है। एक आपकी डिस्पोजल के वक्त काम आ रही होती है कॉस्ट, क्या आपने खरीदा कितना का था। एक आपकी काम आ रही होती है कि आप बेच कितने का रहे हो। और सेल्स एक आपकी प्रोसीड क्या होता क्या, ये कितने का बेच रहे हो, सेल्स प्रोसीडर्स के आपने वो एसेट बेचा कितने का। ठीक है? है? ओके। तीन वैल्यूज आ रही होती है काम। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट के अंदर किस वैल्यू का काम है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का काम है। और इसीलिए मैंने एरो बना के लिख दिया है कि जब तुम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट के अंदर डिस्पोजल लिखोगे, तो जो एसेट बिक रहा है उसकी अब तक की जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो उसको डिस्पोजल में लिखोगे, ना कि कॉस्ट को लिखोगे, ना कि सेल्स प्रोसीड को लिखोगे। बच्चे ज्यादा सेल्स प्रोसीड को लिख देते हैं, कॉमन एरर है, बहुत ही 90% बच्चे करते हैं। सेल्स प्रोसीड, जान छुड़ाई सेल्स प्रोसीड लिख दी, याद होगा पता होगा फिर भी सेल्स प्रोसीड लिख दी, क्योंकि सामने वही दिख रहा होता है। तो इसीलिए आपको नोट बना दिया कि पी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट के अंदर डिस्पोजल की जो फिगर जाएगी, दैट वुड बी द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट जिसको आप बेच रहे हो। अच्छा, पहला टी अकाउंट के बाद जो दूसरा टी अकाउंट आपके पास बनाने का आता है डेप्रिसिएशन के टॉपिक में, उसको हम एसेट का अकाउंट कहते हैं। अगर एग्जामिनर बोले ना कि मोटर व्हीकल का टी अकाउंट बना दो या मशीनरी का टी अकाउंट बना दो, तो ही इज रेफरिंग टू द कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट से क्या मुराद है सर? अब देखो इसका नाम ना अक्सर ऐसा होगा, उसमें बोला हुआ होगा कि मोटर व्हीकल, और बोला हुआ होगा इसका अकाउंट बनाओ। अब मोटर व्हीकल के अकाउंट से आपको पता होना चाहिए पढ़ते ही कि ये किसका अकाउंट मांग रहा है, एसेट का। एसेट के अकाउंट हम्म। से क्या मुराद है? कॉस्ट का अकाउंट। अब एसेट का अकाउंट है तो एसेट की नीचे डेबिट होती है, तो बैलेंस बीटी किधर आ जाएगा? डेबिट साइड पे आ गया सिंपली। कॉस्ट का अकाउंट कैसे? आ रहा हूँ उस बात पे। सबसे पहले एसेट का अकाउंट है, तो एसेट की नेचर क्या होती है? डेबिट। तो डेबिट क्या, डेबिट साइड अगर नेचर है तो बैलेंस बीटी किधर आ जाएगा? डेबिट पे आ जाएगा। अच्छा, ऐसे कॉस्ट का अकाउंट, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं होता है? ये एक ही बात है, इसको आप बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलो, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड बोलो, दोनों बातें एक ही हैं, ब्रॉट कोई डाउन तो डिफरेंस नहीं। नीचे भी आ रहा है दोबारा। ओ भाईजान, ब्रॉट डाउन तो ब्रॉट फॉरवर्ड भी यहाँ नीचे दोबारा आएगा, क्योंकि ये गुड। आप जो दिखा रहे हो, लेट्स से अगर ये 1 जन 2015 का बैलेंस है। तो अच्छा, तो ये 31 दिसंबर। नहीं नहीं नहीं, ये 1 जन नीचे। 2016 का है, तो बात हो चुकी है अच्छा। ऑलरेडी। ये जो सीडी है ये 31 दिसंबर 2015 का है। तो बीडी तो आपने शो करना ही करना है, इसका एक मार्क अलग से होता है। इवन तो आप अगर कहीं देख भी रहे हो नहीं हुआ हुआ, तब भी आपने मेंशन करना है। फिर तो अब आपके पास एसेट का जो अकाउंट होगा उसको आपने याद रखना है कॉस्ट अकाउंट। अब आपने पूछा सर कॉस्ट अकाउंट से क्या मुराद? कॉस्ट अकाउंट से मेरा मतलब ये है कि एवरीथिंग इन दिस अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है क्या, कि हर चीज को तुमने किस पे रिकॉर्ड करना है? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। अब तुम अगर कुछ खरीद रहे हो, पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितने भी वो एसेट है उसकी जितनी भी कॉस्ट है वो बैलेंस बीडी में आ जाएगी। उस साल जितना भी एसेट खरीदा है तो वो तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड ही कॉस्ट पे होगा, तो वो एडिशंस के नाम से आ जाएगा। मसला अगेन डिस्पोजल पे आता है। मसला अगेन किधर आता है? और यहाँ पे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से भी ज्यादा बड़ा मसला आता है। अगर ये कॉस्ट का अकाउंट है और मैंने बता दिया है कि सारी चीजें कॉस्ट पे रिकॉर्ड होंगी, तो इवन जो एसेट बिक रहा है, भाई कॉमन सेंस लड़ाओ ना। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट ऊपर बना रहे थे, तो उसमें डिस्पोजल की वो अमाउंट जाएगी, जो भी एसेट बिक रहा है उसकी अब तक की जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो जाएगी। और अगर तुम कॉस्ट का अकाउंट बना रहे हो, तो अब उस कॉस्ट का एसेट की अकाउंट क्या जिसको, मतलब?
कॉस्ट का अकाउंट यानी एसेट का अकाउंट अगर बना रहे हो, एसेट का बेसिकली कहने का मतलब ये कि बनाते आप एसेट का अकाउंट हो, लेकिन जब भी वो आपसे कहेगा ना कि मोटर व्हीकल का अकाउंट बना दो या मशीनरी का अकाउंट बना दो या समथिंग लाइक दैट, तो उसका मतलब ये कि वो आपसे उस एसेट का कॉस्ट अकाउंट मांग रहा है। और कॉस्ट अच्छा। अकाउंट से यहाँ पे नीचे नोट लिखा हुआ है कि इसका मतलब ये कि हर चीज उसमें आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे। इवन जो ठीक है। एसेट आप बेच रहे हो उसकी भी जो कॉस्ट है उसको डिस्पोजल में रिकॉर्ड करोगे। तो इवन यहाँ पे जो डिस्पोजल है मैं लिख भी देता हूँ, जैसे ऊपर डिस्पोजल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए लिखवाया था कि उस उधर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाएगी उस एसेट की जिसको बेच रहा हूँ। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट विच इज बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ, हम्म। कॉस्ट ऑफ एसेट विच इज बीइंग डिस्पोज्ड, जितने का भी खरीदा था वो एसेट उसकी जो भी कॉस्ट है वो यहाँ डिस्पोजल में लिख दो। एडिशंस कौन सी कॉस्ट है? एडिशन जो खरीदा है मैंने, इस साल खरीदा भी तो होगा ना कुछ ना कुछ, जो खरीदा है वो एडिशन में जाएगा, जो एडिशनल बेचा है। कॉस्ट। नहीं नहीं, एडिशन यानी कि यार अगर मेरी 10 गाड़ियां थी मैंने एक और खरीदी तो वो एडिशन में आएगी जितनी की भी खरीदी है। अच्छा। और अगर जो ठीक है। बेच रहा हूँ तो उसकी जितनी भी कॉस्ट है वो यहाँ पे माइनस हो जाएगी। सिंस अगेन एसेट का अकाउंट है, हैवियर माइनस लोअर करूंगा, बैलेंस बीडी अगेन वुड कम अप ऑन द डेबिट हैवियर साइड, बैलेंस सीडी वुड कम अप ऑन द लोअर क्रेडिट साइड, एंड दैट्स हाउ आई विल बी डन विद द कॉस्ट अकाउंट ऑफ द एसेट। तो जब भी आएगा वो खुद आपसे नहीं बोलेगा कॉस्ट का अकाउंट बनाना, वो आपसे सिर्फ बोलेगा मोटर व्हीकल का अकाउंट बनाओ, या कहेगा आपसे मशीनरी का अकाउंट बनाओ। जब वो एसेट का नाम लेके बोले कि अकाउंट बनाना है, तो आपने दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कॉस्ट अकाउंट मांग रहा है, और कॉस्ट अकाउंट के अंदर एवरीथिंग, either it be balance BD, either it be additions और either it be disposal, तमाम चीजें कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड होती है। तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन है ये अगेन डिस्पोजल वाला है, लेकिन अगर इसको सिर्फ कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हुए भी अगर यूज करो और दिमाग को हाजिर नाजिर रखो तो बहुत सिंपल सी बात है समझने के लिए कि भाई अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर डिस्पोजल रिकॉर्ड कर रहे हो तो जो एसेट उस एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसकी अमाउंट डाल दो। जब तुम एसेट के कॉस्ट अकाउंट यानी एसेट का अकाउंट बना रहे हो तो उसमें जो डिस्पोजल एसेट की की अकाउंट है, डिप्रिशिएशन अक्यूमुलेट, एक एसेट की डिप्रिशिएशन अक्यूमुलेटेड कैसे होगी? भाई अगर तुमने वैसे 2 साल का रखा है तो उसके ऊपर 2 सालों की डेप्रिसिएशन होगी तो वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं बन गई। हाँ, मगर सारे एसेट्स की तो नहीं। सारे एसेट्स की नहीं है, तो मुझे सिर्फ डिस्पोजल के अंदर उसी एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखानी है जो कि मैं बेच रहा हूँ, बाकी सारे तो मैंने वैसे भी रखे हुए हैं तो उनकी मुझे डिस्पोजल के अंदर वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखानी भी नहीं है, वो तो सही बैलेंस है। बीडी के अंदर वैसे भी पड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो अभी आज का लेक्चर था वो खत्म हुआ। आज हमने तो आरबीएम मेथड को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे अप्लाई करेंगे वो देखा। उसके बाद हाउ विल मेक डेप्रिसिएशन अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसकी डबल एंट्री, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट देखी, और दो टी अकाउंट्स के फॉर्मेट अपने देख लिए, विच इज दी एसेट का कॉस्ट अकाउंट एसेट अकाउंट, और दूसरा आपका था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। लास्ट थिंग व्हिच विल बी द मोस्ट प्रोबब्ली हमारा लास्ट क्लास होगी इस लेक्चर से रिलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए, उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि डिस्पोजल का अकाउंट कैसे बनता है। फॉर द टाइम बीइंग आपको मैंने ये बता दिया कि डिस्पोजल के वक्त 3 वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 2 वैल्यूज का इस्तेमाल आपने कर लिया है। जब आप कॉस्ट अकाउंट बना रहे हो तो डिस्पोजल की जो डिस्पोजिंग ऑफ एसेट है जिसको आप डिस्पोज करो उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे। जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे हो तो जो डिस्पोजिंग ऑफ एसेट है जिसको आप डिस्पोज कर रहे हो उसकी अब तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखोगे। एंड जो डिस्पोजल अकाउंट जो अभी हम लोग बनाना सीखेंगे उसके अंदर सेल्स प्रोसीड भी इन्वॉल्व हो जाएगी, और उसके थ्रू फिर हम प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल निकालते हैं जो कि हम लोग अभी अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे। एंड दैट वुड वाइंड अप आवर टॉपिक। उसके बाद ये फिर थ्योरी है जो सेल्स कि प्रोसीड क्या है? जितने मैं एसेट बेच रहा हूँ, अगर मैं 2 साल एसेट रख के बेचा ना, शायद आपने डेप्रिसिएशन के टॉपिक के शुरू में सवाल भी किया था कि सर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ अगर 5 साल है और मैं उसको 2 साल बाद बेच दूं तो क्या होगा, तो ये उस चीज का ट्रीटमेंट है कि भाई ठीक है बेच दो 2 साल बाद, हु केयर्स, जितनी अमाउंट में बेचोगे वो तुम्हारी सेल प्रोसीड हो जाएगी, और या तो तुम्हें प्रॉफिट होगा लॉस होगा जिसको हम कैलकुलेट करना अगली क्लास में सीख लेंगे। ठीक। ठीक है, सो विल कीप इट ओवर हियर। कोई मसला अभी तक, कोई सवाल?